आप लेकर जाएंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। आप नहीं मानेंगे, मैं बैठ रही हूँ सर। आप हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे सर, ये गलत बात है। आप गलत बात कर रहे हैं। आपको मैं ये कह रही हूँ, मीडिया का काम है सवाल पूछना। आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? 2 दिन हो गए सर, क्यों नहीं जाने दे रहे? वैष्णव जन तो कैसे लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? कैसे हाथ लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? मनोज, कैमरा बंद नहीं होगा। तो वीडियो देखा आपने दोस्तों, किस प्रकार से एक महिला रिपोर्टर पुलिस कर्मियों से घिरी हुई है। बोल रही है कि मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, मुझे अपना काम करना है, मुझे जाने दो, मुझे पीड़िता के परिवार से बात करने दो, मुझे उसका गम साझा करना है, बांटना है, उसके बातों को बाहर लाना है, फैलाना है। वहीं आपने अगर वीडियो की दूसरी साइड देखी होगी दोस्तों, तो उसमें आप साफ देख पा रहे थे कि किस प्रकार से पुलिस कोशिश कर रही है कि उस महिला रिपोर्टर को कार में बैठाकर जबरदस्ती फील्ड से बाहर किया जा सके, उस क्षेत्र से बाहर किया जा सके। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो कैमरा है ना, उसको डिस्कनेक्ट किया। आप लोग एक ऑर्डर दिखा दीजिए। हम आपको ऑर्डर दिखाने के लिए वो नहीं है। ऑर्डर क्यों नहीं दिखा सकते? नहीं, आपको हम नहीं दिखाएंगे ऑर्डर। क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये व्हाट इज हैपनिंग? से मिलने आई, लेकिन प्रशासन ने आपको मिलने नहीं दिया। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, प्रशासन जो है, मुझे लगता है कि इनको डर बहुत ज्यादा है कि अगर मैं पीड़ित परिवार से मिलती और कुछ वो और भी सच्चाई जो है मुझे बताते, तो शायद कुछ और चीजें रियलिटी सामने आती। किया जा सकता। ये घटना स्टार्ट होती है दोस्तों 14 सितंबर से, जब एक युवती जो 19 वर्षीय है अपने भाई और अपनी माताजी के साथ खेत जाती है घास काटने। वहां पे उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको बताते हुए दोस्तों मेरे भी लफ्ज भर रहे हैं। वहां उसको 4 युवक पीछे से आते हुए महसूस होते हैं। उसके गले में वो एक फंदा डालते हैं, उसे खींचते हुए अपने माता और भाई से दूर ले जाते हैं दोस्तों, और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। ये घटना दोस्तों 23 सितंबर को सामने आती है। मतलब जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन से दोस्तों युवती 9 दिन तक बेहोश रही। 9 दिन तक उसे होश नहीं आया दोस्तों। और जब 23 सितंबर को उसे होश आता है, तो वो अपनी ही आप बीती अपने ही मुंह से सुनाती है। और जब ये सुनाती है, तो दोस्तों जब हमने भी इसको सुना ना, तो हमारे भी लफ्ज भर गए, हमारे भी आंखें भर गई कि भारत जैसे देश में जहां नारी का इतना सम्मान किया जाता है, वहां पे नारी की हालत ऐसी है। 14 सितंबर की अगर बात करूं दोस्तों, तो 14 सितंबर को ही युवती को अलीगढ़ हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करा दिया गया था। साथ ही साथ रिपोर्ट भी कराई गई थाने पे। परंतु दोस्तों जानने वाली बात यहां पर यह भी है कि पुलिस के द्वारा भी कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। आपको एक और बात बता दूं कि जो संदिग्ध माने जा रहे हैं वो चारों के चारों ग्रामीण हैं, मतलब उसी गांव के हैं। परंतु फिर भी उनकी गिरफ्तारी में काफी समय लगा दोस्तों। ये बात भी बहुत ही रोचक है कि उसी गांव के होते हुए भी उन्हें गिरफ्तारी में बहुत समय लग गया। 23 को ये बात जाहिर हो जाती है। इसके बाद जो बात आती है दोस्तों, वो कुछ ऐसी है कि विक्टिम के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया गया था कि उसके पार्ट्स इतने डैमेज हो गए थे दोस्तों कि उसकी जीने की कोई संभावना ही नहीं बची। उसके बाद दोस्तों 29 सितंबर को उसकी मौत हो जाती है। जख्म इतना गहरा था दोस्तों कि 9 दिन बाद होश तो आया, परंतु वो अपनी जिंदगी जी ना सकी। 29 तारीख को उसकी मौत हो जाती है। नियमानुसार उसका शव उसके घर वालों को सौंप देना था, वो अपने अनुसार अंतिम संस्कार करते। परंतु दोस्तों हुआ कुछ जस्ट उल्टा इसका। 30 तारीख की रात है, रात के 2:30 बजे हुए हैं। रात के 2:30 बजे उसके शव को गांव में ले जाया जाता है, जहां पर नियमानुसार तो सौंप देना चाहिए था घर वालों को। वो अपने संस्कार के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करते, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुलिस ने जबरदस्ती उसके शव को जला दिया। वो भी कैसे दोस्तों? उसकी माँ बिलक रही है, उसकी माँ रो रही है कि उसे अपनी बेटी को अंतिम समय देखना है। हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। हम लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। उसे अपनी बेटी को अंतिम समय देखना है।
वो कह रही है बिलक बिलक के कि मुझे अपनी बेटी को हल्दी लगाना है, उसके साथ विदा करना है, मुझे अपने ही घर से उसे विदा करना है। वो रो रो कर कह रही कि अब तो मेरी बेटी नहीं आने वाली, मुझे उसे देखने तो दो। परंतु दोस्तों उसको उसे चेहरा देखना तक नसीब नहीं हुआ। उसके पिता गाड़ी के सामने सो गए, बिलबिलाए, रोने लगे। परंतु यहाँ पे पुलिस की कठोरता देखो दोस्तों, उनको बिल्कुल कोई लज्जा नहीं आ रही अपने आप पर, और उसके माता पिता पर दया नहीं आ रही। वो इतने कठोर हो गए हैं कि ये सब देखते हुए भी पुलिस वालों को मार रहे हैं, जितना भी कठोर कार्य करना पड़े वो कर रहे हैं। परंतु वो इस न्याय विरोधी कार्य के लिए भी पीछे नहीं हट रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे कुछ संस्कार भी होते हैं। जिस प्रकार से हम शाम होने के सूर्य अस्त के पश्चात जलाते नहीं हैं। अगर लड़की विदा होती है तो उसे हल्दी लगाकर विदा किया जाता है, चाहे वो शादी के बाद हो, चाहे उसकी अंतिम विदाई हो। उसे मुखाग्नि भी दी जाती है दोस्तों। इस प्रकार के जो संस्कार होते हैं, इस प्रकार के कोई संस्कार नहीं हुए दोस्तों। मतलब सीधी तौर पर अगर मैं कहूं तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है। साथ ही साथ उसकी माँ की ममता की दोस्तों निर्दयता से हत्या कर दी गई है। वो कह रही है कि मुझे अपनी बेटी को देखना है, उसके पिता कह रहे हैं कि मेरी अपनी बेटी को देखना है, तो नहीं दोस्तों, उसे देखने तक नहीं दिया गया। मुझे ये बताओ दोस्तों कि ऐसा क्या गुनाह किया था उस बेटी ने कि उसके साथ ये किया गया, उसके साथ ये किया गया, उसके 100 के साथ उससे भी बुरा किया गया। क्या गुनाह था? खेतों के बीच में से कठिन रास्तों को काटता हुआ, कांटों के बीच में से निकलता हुआ मीडिया से मिलने के लिए पीड़िता के परिवार से संबंधी एक बच्चा उपस्थित हुआ। घर में सब बोले हैं कि मीडिया वालों को बुला के लाओ, हम सब बोलेंगे, क्योंकि जी हमको डरा रहे, धमका रहे हैं, और हम सब बोलेंगे। अब हम किसी से नहीं डरना, हम जी बोल रहे। एक छोटा सा बच्चा अपनी ही परिवार पे बीती हुई घटनाओं को सुनाता है। वो बताता है कि किस प्रकार से मोबाइल छीन लिया गया है, किस प्रकार से डराया जा रहा है, किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। 100 से 200 पुलिस पूरे मोहल्ले में लगी हुई है, छतों पर पुलिस है। जब वो बताता है कि मैं किस प्रकार से भागकर आया हूं, तब तो ऐसा लगता है दोस्तों कि ये पुलिस इस प्रकार से कार्य कर रही है जिस प्रकार से उपनिवेशिक पुलिस कार्य करती है। मतलब वो दोस्तों बच्चा धान के बीच में से अपने आप को बचता बचाता हुआ आया है। जब वो मीडिया को बताता है और जैसे ये बात पुलिस को पता चल जाती, देख लेती है दोस्तों, पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है, और जैसे ही वो बच्चा पुलिस को देखता है वो भाग उठता है। अब इस बात से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि वो भागा क्यों होगा। वो बचते बचाते तो आया ही था, परंतु उसे देखते ही भागना इस डर को प्रदर्शित करता है दोस्तों, उसकी हिंसा को प्रदर्शित करता है कि पुलिस ने कितनी कठोरता से उनकी भावनाओं का दमन करने की कोशिश की है। मतलब अगर मैं ये बात कहूँ दोस्तों कि अगर वो बात करना चाह रहे हैं और उनको बात करने नहीं दिया जा रहा है, तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया जा रहा है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता देता है। अब मुझे ये बताओ दोस्तों कि अभी कौन सी इमरजेंसी आपने लगा के रखी कि आप इसको सस्पेंड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों। ये आपकी क्रूरता है कि आप इसको सस्पेंड कर रहे हो बिना किसी अधिकार के। आपके पास कोई अधिकार नहीं है। अगर पीड़ित का परिवार अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करना चाहता है, आप उसे रोक नहीं। बात तो ये भी आती दोस्तों कि क्या एक नीचे जाति के होने के कारण, दलित वर्ग से संबंधित होने के कारण ऐसा तो नहीं हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है ना दोस्तों, तो ये भारत के लिए, 21वीं सदी के भारत के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आर्टिकल 15 का भी उल्लंघन होता है दोस्तों यहाँ पर, जो कि ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ 21वीं सदी के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों अंतिम में कि ज़रूरत है इस पूरे देश को एक ऐसे मुहिम की कि हम पूरे एक हो। वही एकता की ज़रूरत है जो निर्भया केस में देखने को मिली थी। इस बहन को भी अगर न्याय दिलाना है तो वही एकता की ज़रूरत है दोस्तों, वही एकता होनी चाहिए। अंत में मुझे एक कथन याद आ रहा है दोस्तों। अटल जी ने कहा था कि पार्टी तो आती जाती रहेगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए।